हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी कक्षा 10 के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 की तरफ। तो देखिए भाई, आज हम पढ़ेंगे शून्यकों को ज्ञात करना। शून्यकों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके पहले प्लेलिस्ट में उसे देखें, ताकि इस चैप्टर की जो हम आज प्रश्नावली करने वाले हैं उसका अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो जाए। और बोर्ड भी आने ही वाले हैं, आपको पता है कि फरवरी में बोर्ड आने वाले हैं, है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या, शून्यकों को ज्ञात करना। बेसिकली हमारे पास शून्य को ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। पहले को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में भी कुछ नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही बोलते हैं। वैसे मध्य पद विभाजन बोलते हैं, ठीक है। पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से ही अब ये चलती है, ओके। और दूसरे को बोलते हैं बेटा सूत्र विधि। सूत्र विधि, ये सूत्र किसने दिया था? ये दिया था श्रीधराचार्य ने। एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या? श्रीधराचार्य। इन्होंने क्या दिया था? सूत्र दिया था। चलिए आज हम इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और एक तीसरी चीज और पढ़ेंगे आज हम, वो हम पढ़ेंगे शून्यकों का नेचर, यानी शून्यकों की प्रकृति कैसी होती है। मतलब कब शून्य जीरो आएंगे, कब कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्यपद विभाजन किया कैसे जाता है, ठीक है। तो चलिए मध्यपद विभाजन के बारे में बात करते हैं। एक मैंने यहाँ पे आपके लिए इक्वेशन लिख रखी है, समीकरण लिख रखा है। इसका हम मध्यपद विभाजन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कुछ सीख लेते हैं। उससे पहले हम क्या कुछ सीख लेते हैं। चलिए मध्यपद विभाजन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम ये सीखते हैं कि मध्यपद विभाजन होता कैसे। देखिए हमेशा याद रखिए, हमें मध्यपद को ऐसे विभाजित करना है कि इसके दो समरूप टुकड़े हो जाएं। वो कैसे करेंगे सर? तो चलिए पहला पद देखते हैं 2 और आखिरी पद देखते हैं 3, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल करते हैं, कितना आएगा बेटा? 6। और बीच वाला, फिर अब बीच वाला जिसके अपन को विभाजन करना ना, वो देखते हैं वो कितना है? 5, ठीक है। उसका कितना है? 5। तो 5 के बेटा ऐसे दो टुकड़े करो, 5 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 6 के बराबर आना चाहिए। तो हम 5 के कौन कौन से दो टुकड़े कर सकते हैं? एक और 5 कर सकते हैं। क्या ये 6 है? नहीं, ये तो 6 नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं हम? 2 और 3 कर सकते हैं। क्या ये 6 है? हाँ यही 6 है। तो हमें पता चल गया दो टुकड़े कौन कौन से होंगे, 2 और 3। 2 और 3, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या लिख लेते हैं? मध्यपद विभाजन का मतलब क्या होता है? मध्यपद को हमने दो पार्ट में विभाजित कर लिया, दो टुकड़ों में हमने इसे विभाजित कर लिया। अब देखिए पहले दो को देखते हैं पदों को, और दूसरे दो पदों को देखते हैं। इनमें से क्या कॉमन आएगा? 2 आ सकता है कॉमन, दिखाई दे रहा है 2, और x आ सकता है कॉमन। चलिए 2x कॉमन ले लेते हैं। इसके पास एक 2 चला गया और एक x चला गया, तो क्या बचा? एक x केवल, ठीक है। इसके पास तो सब कुछ चला गया, तो क्या बचेगा बेटा? एक बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? एक बचेगा। देखिए अब दो पद हो गए, एक दो। अब इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक प्लस एक्स या एक्स प्लस एक। तो इसके पास क्या बचेगा बेटा? 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो, अब समझने वाली बात है, ठीक है। ये तो रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ठीक है। देखिए हाँ ये रफ वर्क है, ये हमें करके नहीं दिखाना होता। देखिए करके हमें सिर्फ इतना ही दिखाना होता है। तो देखें, अब दो पदों का गुणनफल कितना है? 0 है, तो कम से कम एक पद तो 0 होगा। पर हमें तो पता है ही नहीं, यही तो अनसर्टेनिटी है। तो चलिए, तो हम तो दोनों को एक एक करके मानेंगे। पहले इसको हमने 0 माना, तो क्या आएगा? x की वैल्यू -1। अब इसको 0 करेंगे, चलिए इसको 0 करके देखते हैं। ये रफ वर्क है, ये है ना, ये हमें रफ में करना है। ये जो विधि है, जो मेन मटेरियल है इसका, ठीक है, वो हमारा रफ वर्क है, ठीक है। ये रफ वर्क है बेटा, ये हमें करके नहीं दिखाना होता। वहाँ पे कॉपी पे दिखा देंगे तो मतलब कोई नंबर नहीं काटेगा, पर ये रफ वर्क है, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हम लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -3/2। चलिए -3/2 लिख लीजिए, या फिर -1.5। ऐसे हमारे क्या दो शून्य हमने पता कर लिए, दो शून्य हमने पता कर लिए, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, इसके दो ही शून्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन या जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए भाई, जनरली कोई भी द्विघात समीकरण ऐसे लिखी रहती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल जो लिया था उसी को हम कंसीडर करते हैं। देखिए एक जैसे दिख रहा है ना, छः नहीं है तीन था, तीन एक जैसे दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए की जगह क्या हो जाएगा, दो, और बी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, पाँच, और सी की जगह क्या हो जाएगा, तीन। ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक और हम दूसरी कोई लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 10x² प्लस 5x प्लस तीन बराबर शून्य। तो अब देखिए इसमें ए बी सी पहचाने कितना हो जाएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सामान्य सामान्य रूप ये है। चलिए भाई, सामान्य रूप ये है तो ए पता चल गया हमें कितना बेटा, 10, बी हमें कितना पता चल गया, 5, और सी हमें कितना पता चल गया बेटा, 3। ठीक है। तो देखिए भाई, हम ए बी सी पहचानना सीख गए आसानी से। ठीक है। तो हमारा जनरल फॉर्म या फिर सामान्य रूप कैसा होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। ऐसा हमारा द्विघात समीकरण का क्या होता है, घटती घातों में सामान्य रूप लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा सूत्र विधि का, हम बात करते हैं सूत्र विधि का। ठीक है। देखिए ये दोनों विधियां हम सीख रहे हैं क्योंकि हमें अब आगे जाके क्या करना है, प्रश्नावली लगानी है। तो प्रश्नावली में इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ताकि आपको प्रश्नावली लगाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए शॉर्ट रिवीजन है। सूत्र विधि किसने दी थी बेटा, श्रीधराचार्य ने दी थी। ठीक है। तो इसमें मूल निकालने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है। ए बी सी तो हम जानते ही हैं, पिछले हमने देख लिया ए बी सी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सूत्र विधि से हम कैसे, क्या फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए एक बार हम प्लस लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक बार बेटा क्या लेना है, माइनस लेना। देखो माइनस भी लिखा है ना। ठीक है। एक बार अपन क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए दो ही रूट होते हैं, मतलब दो ही मूल होंगे। मूल लिख सकते हैं या शून्यक लिख सकते हैं। शून्यक और मूल एक ही चीज होती है, शून्यक या मूल एक ही चीज होती है बेटा। ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, जीरोस और रूट्स। ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही हैं। चलिए निकालते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया था उसी को हम निकालते हैं। ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन था, इसी को हमने मिल्टन स्प्लिटिंग से किया था, मध्यपद विभाजन से, और इसी को हम इससे करेंगे, x² प्लस 5x प्लस तीन। तो चलिए ए बी सी पहचानते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोगों को बताना है। तो देखो इसमें x² के साथ कौन लिखा है, दो, इसमें कौन लिखा है, ए, तो ए बराबर दो, इसमें कौन लिखा है, इसमें कौन लिखा है, बी बराबर कितना हो गया बेटा, 5, इसमें कौन लिखा है और इसमें कौन लिखा है, सी बराबर कितना हो गया, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमें याद है क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था फॉर्मूला। तो ए बी सी की वैल्यू तो हमें पता है, तो पुट कर देंगे, माइनस बी माइनस 5 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। बटा 2 2। तो चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस बाद में अलग अलग करते रहेंगे। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, 4 गुणा 2 कितना होता है, 8, 8 कितना हो गया, 24 क्या। ठीक है। कितना आ गया बेटा ये, 4। चलिए कितना आ गया, x बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा 4। अब देखिए एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस अंडर रूट एक तो एक ही होता है ना, अंडर रूट एक तो एक ही होता है, कितना हो जाएगा
-4/4। -5 में से 1 गया, कितना बचा? ठीक है, -5 में +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो जिसका साइन बड़ा होता है ना, जो नंबर बड़ा है जिसका साइन है वही साइन आता है। कितना आ जाएगा? -1। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1। देखिए दूसरी कैसे निकालेंगे? माइनस साइन लेने पे। माइनस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। -6/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -3/2। -3/2 लिख लो, या फिर -1.5 लिख लो। क्या हमने यही आंसर निकाले थे? चलो एक बार चेक कर लें। देखिए यही आंसर थे ना, देखो सेम आंसर है। तो हमने क्या सीखा? मध्य पद विभाजन और सूत्र विधि दोनों ही सीख ली। अब बात करते हैं थोड़ी सी मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति मतलब, देखो हमने जनरली क्या होता है, सामान्यतः किसी भी किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी कभी एक मूल भी निकलता है। ठीक है, तो देखिए 3 कंडीशन बनती हैं इसमें। पहली कंडीशन बनती है, ठीक है, कि केवल एक ही मूल होगा। मतलब निकलेंगे तो दो, पर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, वन वन। जैसे मान के चलो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, फिर एक्स की वैल्यू फिर से 1 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? एक ही तो मूल बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं। एक बनती है केवल एक ही मूल होगा, समझते चलिए, केवल एक ही मूल होगा। ठीक है, ये कब होता है? देखो ये कब होता है? जब डी डी क्या होता है? डी को क्या बोलते हैं बेटा? विवित कर। विवित कर, ठीक है। जब डी क्या हो? शून्य हो। डी क्या हो? शून्य हो। तो डी हम कैसे पता चलेगा डी? देखो डी का डी होता है b² -4ac। जब इसकी वैल्यू बेटा शून्य हो जाए तो क्या होगा? केवल एक ही मूल आता है। तो क्या आता है? केवल एक ही मूल आता है। ठीक है, और जब d की वैल्यू क्या हो जाए? जब d की वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी मतलब धनात्मक आ जाए कुछ। ठीक है, जब b² -4ac, यही तो d है। जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए? धनात्मक हो। जब इसकी वैल्यू धनात्मक का मतलब 0 से बड़ी हो गई ना, धनात्मक ही तो 0 से बड़ी होती है। तो 0 से बड़ी हो तो फिर क्या आता है? तो बनती है बेटा, ठीक है, दो अलग अलग मूल होंगे। दो अलग अलग मूल होंगे। चलिए बात करते हैं, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? जब d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। जब d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, चलिए देखिए बात करते हैं। ये बेटा d² के बराबर होता है। ठीक है, ये d² होता है। अब तो केवल d कितना होता है? d का मान होता है बेटा, d का मान अंडर रूट के अंदर नहीं होता, अंडर रूट के बाहर ही होता है। तो d कितना हो जाएगा? b² -4ac। ठीक है, तो चलिए भाई d का मान जब छोटा आ जाए, यानी b² -4ac का मान जब 0 से छोटा आ जाए, यानी ऋणात्मक हो। जब b² -4ac का वैल्यू कितनी हो जाए? जब b² -4ac, देखिए भाई 0 आई थी तो हमने क्या लिख दिया? 0 आ गई तो हमने क्या लिख दिया? 0 आ गई तो हमने क्या लिख दिया भाई? वो एक ही मूल होगा। बड़ी आ गई तो कितना लिख दिया हमने? ठीक है, बड़ी आ गई तो हमने क्या लिख दिया कि दो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? जब ऋणात्मक आ जाए तो बेटा इसके काल्पनिक मूल होंगे। यानी मूल आपको तो निकालने नहीं है, खैर ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे। तो इसके क्या होंगे बेटा? काल्पनिक मूल होंगे। क्यों काल्पनिक मूल? क्यों? क्योंकि देखिए सीधेधराचार फॉर्मूले में जब हम मूल निकालते हैं तो -b + अंडर रूट b² -4ac आता है। अगर इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक नंबर आ जाए, अगर इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक नंबर आ जाए तो हम इसे नहीं निकाल सकते। इसलिए इसलिए अब क्या हम इसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक मूल होंगे।
मूल होंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, तो अब क्या अपन को तीन कंडीशन पता चल गई। ठीक है, अगर डी की बराबर जीरो, डी बराबर जीरो, डी क्या होता है, विवितकर। विवितकर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये रहा विवितकर का फॉर्मूला। क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डी की वैल्यू ज़ीरो तो एक ही मूल, डी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी तो दो अलग अलग मूल, और डी की वैल्यू अगर हमारी कैसे आ गई, ज़ीरो से छोटी यानी ऋणात्मक, तो कैसे हो जाएंगे बेटा, काल्पनिक मूल होंगे। बस आज हम इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।